आज विश्व में दो बड़े युद्ध मानवता के लिए संकट बने हुए हैं। फरवरी 2023 में प्रारंभ हुए रूस यूक्रेन युद्ध ने को 1 वर्ष से ऊपर हो गया। हजारों निरपराध बच्चे, महिलाएं, वृद्ध मारे गए हैं। फिर अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध प्रारंभ हो गया। अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई, बचपन उजड़ गया, परिवार छिन्न भिन्न हो गए, लाखों लोग विस्थापित हो गए। पूरे विश्व में भय और अशांति का एक वातावरण बना हुआ है। एक संशय और अनिश्चितता में पूरा विश्व जी रहा है। ऐसे में कुछ जुझारू पत्रकार इन युद्धों को कवर करने के लिए वहां गए। जी न्यूज़ के विशेष संवाददाता श्री विशाल पांडे इजराइल बॉर्डर पर गए। वहां जाकर उन्होंने प्रत्यक्ष देखा क्या घटनाक्रम है, क्या हो रहा है, किस कारण से ये युद्ध हुआ, उसकी विभीषिका को देखा, तबाही और बर्बादी को देखा, और उस आंखों देखो हाल को उन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है, इजराइल वॉर डायरी में। विशाल जी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं और दिल्ली में भी संसद को कवर करते हैं। उन्होंने नेपाल और तुर्की भूकंप के बाद वहां जाकर ग्राउंड जीरो से कवर किया, साथ ही ताइवान और चीन के तनाव को भी सीमा पर जाकर उसे कवर किया। मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। लेखक विशाल पांडे जी, हम करता ध्वनि से स्वागत करते हैं क्योंकि इनमें उत्साह और जोश देखने बनता है। आइए। आप सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी श्री अजय सिंह जी, एम्बेसडर दीपक बोहरा जी और प्रभात जी जिन्होंने इस पुस्तक को छापा है, जी मीडिया के CEO श्री अभय ओझा जी, मेरे जी न्यूज़ के पूर्व संपादक और श्री रजनीश आहूजा जी, इसके साथ यहाँ पर संयुक्ता समद्दार जी, सुनील त्रिवेदी जी जो कि OSD हैं प्रेसिडेंट के, और तमाम और विशिष्ट मेहमान, मेरे मित्र और परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। विशाल शर्मा हमारे सहयोगी हैं, ऑफिस में हमारे कोलीग हैं, वो यहाँ पर हैं। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पर। और इस पुस्तक को जो मैंने लिखा है, इस इजराइल वॉर डायरी नाम से ही ये पूरी तरह से पता चलता है कि एक रिपोर्टर की ये डायरी है। मैं लगभग 18 दिनों तक इजराइल वॉर को कवर कर रहा था। गाजा बॉर्डर पर प्रतिदिन जाता था, यरूशलेम भी गया था, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी गया था, तेल अवीव और गाजा बॉर्डर पर जो सदरौत इलाका है जहां पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी, उसके आसपास कई किबुत्स का दौरा भी किया था मैंने, जहां पर सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। तो इस 18 दिन में मैंने जो कुछ देखा उसकी रियल स्टोरी अपनी इस पुस्तक में लिखी है, क्योंकि आमतौर पर कई चीज़ें हम टीवी पर नहीं दिखा पाते हैं। समय की बहुत कमी रहती है, अनुराग जी से बहुत बेहतर समझते होंगे टीवी को। तो तमाम ऐसी बातें, तमाम ऐसी चीज़ें जो मैंने देखी, महसूस की, उन भावनाओं को मैंने किताब में लिखा है और सब कुछ सच्चाई पर आधारित है। क्योंकि एक एक चीज़ को मैं उस समय लिखता हुआ जा रहा था, लेकिन इजराइल में जो कुछ हुआ 7 अक्टूबर 2023 को, उसे ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा नरसंहार था। वहाँ का किबुत्स बेरी, किबुत्स नीर ओज और इसके साथ कई और किबुत्स थे आसपास के, जहाँ पर एशक्लॉन का जो एरिया था, बड़ी संख्या में लोगों को हमास ने मारा और कई लोगों को किडनैप करके लेकर चले गए। और ये तबाही बहुत बड़ी रही क्योंकि इजराइल पर यह बड़ा आतंकी हमला हुआ था, तो इसलिए हमें सबसे पहले पहुंचना था। तो 7 अक्टूबर को जब मुझे खबर मिली, मेरे पूर्व संपादक रजनीश आहूजा जी यहाँ पर बैठे हुए, इन्होंने मुझसे कहा कि विशाल, सबसे पहले आपको इजराइल जाने की तैयारी करनी चाहिए, वीज़ा की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं वीज़ा की तैयारियों में जुट गया। शनिवार का दिन था और शनिवार को जो इजराइल का दूतावास है वो आमतौर पर खुला नहीं रहता है। तो खैर रविवार को हमें वीज़ा मिल गया और हम इजराइल जाते हैं, वहाँ से तमाम चीज़ें कवर करते हैं। क्योंकि इजराइल पहुँचना एक वॉर रिपोर्टर के तौर पर एक चुनौती भी थी, नया देश था, हमें पता नहीं था कैसे हालात होंगे, क्या चीज़ें वहाँ पर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 2 नाम और मैं मेंशन करना चाहूँगा। मेरे मित्र गौरव सेंगर यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ से। उन्होंने मुझे रातों रात बुलेट प्रूफ जैकेट की व्यवस्था कराई, क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट का मिल पाना ऐसे समय में बहुत मुश्किल था और बिना BP जैकेट के हम बॉर्डर एरिया में रिपोर्टिंग भी नहीं कर सकते थे। और एक अंशुल गुप्ता जी जिन्होंने मुझे ये BP जैकेट यहाँ पर मुहैया कराई। फिर जब किसी तरह से हम गाजा बॉर्डर पर पहुँचते हैं, 8 तारीख से हमने वहाँ से रिपोर्टिंग शुरू की, तो बहुत सारी चीज़ें हमें भारत के लिए भी देखने को मिली।
क्योंकि जब हम किसी भी देश में होते हैं और अगर भारत की बात हो तो हमें बहुत खुशी होती है। खासतौर पर जो हमारे ड्राइवर थे, जिन 2 ड्राइवर हमें बहुत मुश्किल से मिले थे, एक एली और एक एवी, वो दोनों भारत के बारे में इतना जानते थे कि हम चौंक गए कि भारत को इतना कैसे जानते हैं। और एली तो बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ये गाने लगातार गुनगुनाते थे। और इसके साथ ही मुझे एक ऑफिसर मिले जो आप इस पुस्तक में पढ़ पाएंगे, इजरायली आर्मी के थे। उन्होंने नाम नहीं कोट करने के लिए कहा था, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने बताया कि वो 7 अक्टूबर को ही ऋषिकेश आने वाले थे भारत के, क्योंकि वहां पर आकर वो योग करना चाहते थे। मुझे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरनेशनल योगा डे पर जो योग की अपील की थी उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए थे और उन्होंने 1 हफ्ते का पूरा प्लान बनाया था कि भारत में आकर ऋषिकेश जाना है। लेकिन उस दिन हमला हो गया, उन्हें बॉर्डर पर जाना पड़ा, वो नहीं जा पाए। इसी तरह से हमें कई ऐसे भी लोग मिले जो कि भारत के बारे में ये कहते थे कि भारत और इजराइल दोनों की चुनौतियां एक समान हैं। और इजराइल को लेकर खासतौर पर 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला दौरा किया, उसके बाद से दोनों देशों की नीति में और दोस्ती में और ज्यादा मजबूती आई। और ये पहला दौरा था किसी प्रधानमंत्री का। और जब इजराइल पर हमला हुआ तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, जिस तरह से उन्होंने इस हमले की निंदा की, उसको लेकर भी जब मैं इजराइल में पहुंचा, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो एक लंबा संवाद आपको लोगों को यहां पर दिखाई पड़ेगा कि भारत को लेकर आखिरकार इजराइल के लोग क्या सोचते हैं। न सिर्फ इजराइल बल्कि फिलिस्तीन के लोग, क्योंकि मैं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में भी गया था, वहां पर भी भारत को लेकर लोग क्या कहते हैं और इस वॉर को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, वो भी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। और सबसे खास बात, आपको इस पुस्तक में एक विशेष जानकारी भी मिलेगी कि किस तरह से इजराइल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 2006 की एक उनकी यात्रा थी, इजराइल जब वो गए थे बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने किस किस किबुत्स का दौरा किया, कैसे इजराइल को लेकर उनका जो एक गुजरात मॉडल था उसको लेकर कैसे चर्चा की थी, ये तमाम चीजें आपको इस पुस्तक में मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ किबुत्स में कितना बड़ा नरसंहार हुआ, कैसे बच्चों को मारा गया, कैसे महिलाओं के साथ बहुत बुरी अभद्रता हुई जिसे हम टीवी पर नहीं दिखा सकते थे। कई ऐसी गवाहियां हैं, कई मैंने ऐसे बच्चों के खिलौने देखे जो इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। मैं उस फेंसिंग तक गया जहां से हमास के जो आतंकी थे वो अंदर घुसकर आए थे। तो एक बहुत ऐसी दर्दनाक कहानियां मुझे देखने सुनने को वहां पर मिली जो मैंने इस किताब में आप लोगों तक पहुंचाई है। यहाँ पर मैं अपने संस्थान जी न्यूज को विशेष धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे इजराइल वॉर को कवर करने के लिए जाने दिया। क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से जी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और एक रिपोर्टर होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि एक रिपोर्टर को जितना मौका इस संस्थान में मिलता है वो मुझे कहीं और नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि रिपोर्टर ही किसी भी संस्थान के लिए उनके पहले सोर्स होते हैं किसी खबर की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और जी न्यूज ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे वहां तक भेजा। न सिर्फ भेजा, मुझे अभय ओझा सर यहाँ पर जो हमारे सीईओ हैं वो बैठे हैं, इन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे संस्थापक सुभाष चंद्रा जी ने भी फोन किया था कि वहां पर ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात में क्यों भेज दिया। एक तरह से चिंता भी किया करते थे। और साथ ही आने के बाद यहाँ पर सुभाष चंद्रा जी न्यूज रूम में भी आए। मैं और मेरे कैमरामैन एस जयदीप, जो कि पिछले कई सालों से आप मेरे साथ उनको देखते होंगे, वो हर मोर्चे पर डटे रहे, चाहे तुर्की हो, इजराइल हो, वो कहीं भी पीछे नहीं हटे। तो हम दोनों लोगों को हमारे ऑफिस ने, हमारे चेयरमैन ने, सीईओ ने, रजनीश जी ने, सभी ने काफी यहाँ पर प्रोत्साहन किया, क्योंकि जो कवरेज थी वो हम लोगों ने की जितना सच हो सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें बार बार ये कहा जा रहा था जो फैक्ट है वही रिपोर्ट करनी है, क्योंकि वॉर में आमतौर पर उसे सनसनीखेज बनाकर पेश करना टीवी में एक ये आम प्रचलन हो गया। लेकिन बार बार हमसे ये कहा जा रहा था ऑफिस की तरफ से जो फैक्ट दिखे, जो सच्चाई है वही दिखाना है। और इसके साथ जब मैं वापस आया तो सबसे पहले मुझे रजनीश जी ने कहा कि किताब लिखनी चाहिए। फिर मैं रजनीश जी से मिलने के बाद अभय सर के पास गया तो इन्होंने चाय पिलाई और कहा कि आपको किताब लिखनी चाहिए। तो मुझे लगा इन दोनों लोगों ने आपस में बात कर ली है कि विशाल आपको किताब लिखनी चाहिए। लेकिन जब मैंने अभय सर से कहा, अभी रजनीश सर ने भी यही कहा, आप लोगों की बात हो गई है क्या, तो अभय सर ने तुरंत अपने एक्सटेंशन से रजनीश सर को फोन मिलाया और कहा कि मेरी आपसे कोई बात हुई है क्या। तो इन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं हुई। तो दोनों लोगों ने एक तरह से मुझे
ये कहा कि आपको किताब लिखनी चाहिए। प्रभात सर से मुझे कनेक्ट किया और इस किताब को मैंने पिछले 3 महीनों में, क्योंकि अलग अलग जगहों का दौरा करना था, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था, पीएम यूएई गए थे, उनकी विजिट को कवर करना था, मैं लक्षद्वीप भी गया था, तो सबसे ज्यादा समय मुझे जहां मिलता था फ्लाइट में, और तमाम जगहों पर इस किताब को मैंने लिखा है। और मैं उम्मीद करूंगा, मुझे शिवम सर दिख रहे हैं, शिवम गुप्ता सर हमारे इनपुट एडिटर हैं, प्रणय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि विदेश मामलों के बहुत जानकार हैं। मैं इन दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब मैं वेस्ट बैंक पहुंचा था तो रजनीश सर और शिवम सर, इन 2 लोगों के साथ मैंने अपनी लोकेशन शेयर की थी व्हाट्सएप पर, और ये लोग मुझे बार बार ट्रैक कर रहे थे क्योंकि वहां प्रदर्शन हो रहा था वेस्ट बैंक में। और शिवम सर ने कहा कि जो आपने रिकॉर्ड किया है, जब तक आप तेल अवीव ना पहुंच जाना तब तक भेजना मत, क्योंकि हालात कैसे हो ये पता नहीं। तो लगातार नजर बनाए हुए थे ये तमाम लोग, और एक तरह से कहा जा सकता है कि इस पुस्तक में आपको इजराइल हमास का जो युद्ध अभी चल रहा है उसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। भारत की नीति को जानने को आपको और ज्यादा पता चलेगा कि भारत की इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर नीति क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर क्या चर्चा होती है इजराइल में, आप इस पुस्तक में पढ़ पाएंगे। और इसके साथ ही आपको एक आम भारतीय और एक आम इजराइल नागरिक के बीच में कैसे संबंध है ये आप जान पाएंगे, और कैसे भारतीय इजराइल में रहते हैं। मुझे रीना पुष्करना मिली थी जो कि वहां 40 सालों से रह रही हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनकी बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। कई तस्वीरें हम आपके लिए इस किताब में लेकर आए। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी को धन्यवाद करता हूं, आप सभी यहां पर आए और इस पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल हुए, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं मंच पर आसीन अनुराग ठाकुर जी का, अजय सिंह जी का, एम्बेसडर बोरा जी का, प्रभात जी का, अभय सर का, रजनीश सर का, आप सुनील त्रिवेदी सर का, संयुक्ता जी का, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सब यहां पर आए। बस मैं यही कहूंगा कि मेरे संस्थान ने मुझे ये मौका दिया, मेरे लिए चुनौती थी। मेरे साथ मेरे कैमरामैन एस जयदीप लगातार मौजूद थे, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं चाहूंगा अगर एस जयदीप जी यहाँ पर हैं, एक बार खड़े हो जाए, मैं तालियों से चाहूंगा इनका स्वागत किया जाए। ये हर मोर्चे पर मेरे साथ डटे रहते हैं जहां पर भी हम जाते हैं और लगातार मौजूद है। आप सभी आए, बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूंगा प्रभात जी से कि आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, और मैं चाहूंगा आप सभी इस पुस्तक को पढ़ें, अपना फीडबैक जरूर दें। नमस्कार। देखिए, हमारे यूपी से 2 विधायक भी आए हुए हैं, अभय सिंह जी और राकेश सिंह जी, मैं आप दोनों लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद विशाल जी, आपका उत्साह, आपका जोश, वो जितना शब्दों में है उतनी प्रखरता के साथ आपने पुस्तक में भी लिखा है। अब हम सबसे पहले पुस्तक के लोकार्पण के लिए मंच से आग्रह करते हैं, कृपया इजराइल वॉर डायरी का लोकार्पण कर अनुग्रहित करें। लाओ। यह पुस्तक आज विशेष मूल्य पर बाहर उपलब्ध है, जो लोग लेना चाहें वे ले सकते हैं। आदरणीय अनुराग जी की व्यवस्था हम समझ सकते हैं, कैबिनेट मंत्री होने के नाते, और उसमें भी 2 महत्वपूर्ण विभाग आप संभाल रहे हैं, और मैं उनकी सरलता का कायल हो गया हूँ। बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे हमने उनसे आग्रह किया कि आप इस कार्यक्रम में आएँ, और वे यहाँ आए हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय अनुराग ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उन्हें एक अगले कार्यक्रम में तत्काल जाना है, इसलिए बिना किसी औपचारिकता के मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया आएँ, हमें संबोधित करें। सम्मानित मंच उपस्थित सभी आदर के होके मेरे भाई और बहनों, विशाल पांडे जी की इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के विमोचन के शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले तो आप सबकी ओर से और अपनी ओर से विशाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वैसे बुलाया विशाल जी ने जनरल वीके सिंह जी को था,
लेकिन युद्ध का समय है तो कैप्टन अनुराग सिंह ठाकुर से काम चलाना पड़ रहा है। और फौज में युवा ही काम आते हैं, और फौज को कवर करने के लिए भी युवा पत्रकार ही जाते हैं। कैमरामैन भाई के बाल वहां उड़ेगी। कोई क्रिकेट ज्यादा देर लंबा खेल जाए तब उनके बाल चले जाते हैं, या फिर वॉर की कवरेज थोड़ी देर ज्यादा लंबी करनी पड़ जाए हेलमेट पहन के या फिर बाकी, तो भी थोड़ा मुश्किल होता है। विशाल पांडे जी पिछले 10 साल से पत्रकारिता में, लेकिन जब आप इनका शो देखेंगे, इनके सवालों की गहराई से पता चलता है जहां एक और ज्ञान की कोई कमी नहीं है, वहीं शोध कितना करते हैं अपने इस प्रोग्राम से पहले। ये किसी भी पत्रकार की एक बहुत बड़ी खासियत है, और अभी तो इनके पत्रकारिता के जीवन की शुरुआत है। ये पहली किताब है, न जाने कितनी किताबें और आने वाली हैं, इसके आपको बहुत शुभकामनाएं। आपने 2014-2019 के लोकसभा चुनावों की भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की। अयोध्या में जब 500 वर्षों का संघर्ष के बाद 150 वर्ष मुकदमे लड़ने के बाद वो गौरवमय पल आया कि रामलला की जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, तब भी आप वहां पर मौजूद थे। ऐसे ऐतिहासिक समय पर आप रहे। राजनीति हो, विदेश नीति हो, ऐसे अनेकों विषयों पर आपने अपने पत्रकारिता के इन 10 वर्षों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी के टूर्स पे मैं देखता था, और जब मैं देख रहा था आप लगभग 18 टूर्स पे, विदेशी दौरों पर आप साथ में रहे। एक और 18 टूर्स का आपका अनुभव, दूसरी और 18 दिन युद्ध में जाके रिपोर्टिंग करने का। और मैं धन्यवादी इसलिए हूं कि आपने जाकर ये जो इजराइल हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ, ये अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ, और उसके बाद फिर सर्दी का समय और बाकी सब मौसम वैसा भी चलता गया। क्या कारण थे हमास ने हमला किया, और इतना बड़ा हमला हमास कैसे कर पाया, ये अपने आप में भी चिंता का विषय था। दूसरा, इस हमले के बाद जो इजराइल ने वापस स्ट्राइक बैक किया है, उसका प्रभाव केवल उन 2 देशों में नहीं, हमारे पूरे इस क्षेत्र में कितना पड़ेगा, उसकी जानकारी भी आपकी किताब से मिलती है। और आपने जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग इसकी की है, और केवल अपना पक्ष नहीं रखा, जो आपको वहां से फीडबैक मिला आपने उसको सामने बताया। जो आपके भाषण से मैं जितना समझ पाया, जो मैंने नोट किया, जो आपने इस किताब में बताया है कि हमास ने पहले इतना बड़ा हमला कैसे किया, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध और इसका प्रभाव मध्य पूर्व के देशों तक कितना रहेगा, भारत का रुख उस समय क्या रहा, और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के दृष्टिकोण को भी आपने रखा। लेकिन इस समय ही यूक्रेन और रशिया के बीच में भी युद्ध हो रहा था, और आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय टिप्पणी करके कहा था अपने यूएस के भाषण के समय भी, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है। ये डिस्कशन, डिबेट एंड डिसीजन ये टेबल पर बैठकर होगा, युद्ध में नहीं होगा। और युद्ध किसी भी देश के लिए घातक होता है, विशेष तौर पर भारत जिस परिस्थितियों में जीता है। हमने चाहे 62 का, 65 का, 71 का या फिर कारगिल का युद्ध हो, भारत ने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया है, और कोई भी नहीं चाहता कि युद्ध हो। युद्ध में मिलता कुछ नहीं, खोया बहुत कुछ जाता है। मैं कुछ बातें आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। इजराइल और फिलिस्तीन, मेरे इजराइल कई बार जाने का अवसर मिला, हालांकि मैं उस समय गया जब, अगर आप उसकी एयर स्ट्रिप देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग एयर स्ट्रिप है, जहां दोनों देश, आप वेस्ट बैंक की भी बात करो तो बिल्कुल साथ ही लगता है। लेकिन आप जब इजराइल के अंदर जाओगे, और जिन परिस्थितियों में वो देश है, कोई बहुत आसान या असाधारण परिस्थितियां वहां की है वैसे, और कैसे उन परिस्थितियों में भी वो स्टार्टअप नेशन बना,
कैसे वहां पर इतना शोध लोगों ने किया, कहां वहां घर का हर व्यक्ति फौज में जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाता ही है, कैसे वो राष्ट्रवाद उनके अंदर कूट कूट कर भरा है, कैसे ज्यूज को, जो लाखों ज्यूज को हिटलर ने जिस तरीके से चैम्बर में जलाकर मार दिया था, उसके बाद वो देश कैसे खड़ा हो पाया, वो अपने आप में एक, जेरूसलम में आप जब जाओगे उनका म्यूजियम देखोगे तो बहुत भावुक होकर निकलोगे, लेकिन बाहर आकर देखोगे तो कैसे उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। अब मैं उन सब बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं किताब तक अपने आप को सीमित करना चाहता हूं कि वो देश चाहे बहुत छोटा है लेकिन जज्बे से भरा हुआ है। दूसरी ओर फिलिस्तीन देश है, लेकिन वहां पर हमास की ओर से हमला हुआ है। तो लोगों को, मुझे लगता है किताब पढ़ के भी समझ आएगा हमास क्या है, फिलिस्तीन क्या है, इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या है। बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसके बहुत सारे लोगों को बाहर पता नहीं, इसलिए पढ़िएगा जरूर, बहुत कुछ इसमें आपको मिलने वाला है। जो युद्ध की कठिनाइयां, अब आप अपने देश में हो तो फौज वाले आपको पहचान भी लेंगे, भाई बड़ा चेहरा है, टीवी पर आता है, आपको 10 मदद भी कर देंगे। दूसरे देश में जाकर 18 दिन फील्ड में रिपोर्टिंग करना युद्ध की, यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आपने बहुत सफलतापूर्वक भी की और सुरक्षित ढंग से भी आपने उसकी रिपोर्टिंग करके आज हम सबके बीच में पुस्तक भी लेकर आए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। ये पुस्तक न केवल इतिहास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का सजीव वर्णन करेगी, बल्कि आने वाले समय में ये शोधकर्ताओं को, जो रिसर्च करने वाले उनके और पत्रकारों के लिए भी एक संदर्भ ग्रंथ बनेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसका लाभ उठाएंगे। भारत का रुख उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या रखा, ये भी जानकारी आपको मिलेगी, और युद्ध की जटिलताएं क्या हैं उसको समझने में भी ये पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और इस दस्तावेज को आपको तो पढ़ के ज्ञान मिलेगा ही, शोधकर्ताओं को और पत्रकारों को भी आने वाले समय में रेफरेंस पॉइंट के लिए भी यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ज्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है, मैं यही कहूंगा विशाल जी, एक अच्छी शुरुआत, एक ऐसा जो आपका एक्सपीरियंस जो इजराइल में रहा, आशा करता हूं जब आप अगली बार इजराइल जाएंगे तब तक वहां पे पीस आ चुका होगा, शांति की बहाली हो चुकी होगी, और देश और दुनिया के लिए एक संदेश यही है, युद्ध में कुछ नहीं है, बातचीत में ही सब कुछ है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि युद्ध से दूर रहें। हम सबको, भारत भी अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाता है, हम भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहे हैं डिफेंस को लेकर, लेकिन अपनी रक्षा के लिए भारत ने कभी दूसरे पर जाकर अतिक्रमण नहीं किया। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आज मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, सेना को सशक्त मजबूत बनाने के लिए, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए। जहां हम एक और पहले केवल आयात 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 ही करते थे, आज 1 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन भारत का अपना हो गया, और 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी हमने पिछले साल कर दिया। 40,000 करोड़ तक हम उसको ले जाएंगे अगले 2 सालों में। ये अपने आप में एक बढ़ते हुए कदम है। फिर मैं कहूंगा, युद्ध विकल्प नहीं है, बातचीत ही है। और जानेंगे इजराइल वॉर डायरी के माध्यम से क्या है हमास, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या कारण रहे हमास का बड़ा हमला इजराइल पर होने के, और किस तरह से उन्होंने वापस रिस्पॉन्ड किया, क्या ताकत है इनकी, ये सब कुछ आपको इसमें समझेंगे, जानेंगे। एक बार फिर अगर आपको लगता है विशाल जी के, तो मैं प्रशंसक देख रहा हूँ, कई विधायक, कई सांसद, बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पर आ गए हैं। इससे पता चलता है कि आपकी लोकप्रियता, जहाँ एक और अजय जी से लेके हमारे फॉर्मर एम्बेसडर तक सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं। और प्रभात प्रकाशन जो सब ऐसी लेखकों को बल देता है जो शायद बाकी लोग ना दें, प्रभात प्रकाशन की सबसे बड़ी खूबी ये है, जहां कोई नहीं वहां प्रभात प्रकाशन खड़ा होता है। और प्रभात जी, आपने सदैव अपने प्रकाशन के माध्यम से ऐसे लोगों को अवसर दिया, आज उनका बहुत बड़ा नाम देश और दुनिया में है। तो आपको भी बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।
हार्दिक आभार आदरणीय अनुराग जी भाई साहब, आप आए, पुस्तक का लोकार्पण किया, हमें संबोधित किया, हम अनुग्रहित हैं और इतने शॉर्ट नोटिस पर आकर भी आपने हमारा मान बढ़ाया, हम बहुत अंतर्मन से आभारी हैं। हमारे मध्य में एम्बेसडर दीपक बोहरा जी हैं। आप आर्मेनिया, पोलैंड और सूडान आदि अनेक देशों में भारत के राजदूत रहे हैं। वर्तमान में आप 3 अफ्रीकी देशों और लेह तथा लद्दाख की ऑटोनॉमस हिल काउंसिल्स के एडवाइज़र हैं। अपने करियर की शुरुआत में वह दूरदर्शन में समाचार वाचक भी रहे। उन्हें सूडान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द 2 नाइल्स भी प्राप्त है। आप अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं और राष्ट्रभाव से अनुप्राणित उनके तर्कसंगत विचार हम अक्सर टीवी पर देखते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय एम्बेसडर दीपक बोहरा जी को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया सर, आभारी हूँ मैं प्रकाश जी आपका, अजय जी और विशाल जी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। मैं सही परिचय अपना दे देता हूँ। मेरा नाम दीपक है। मैं भारत का राजदूत और 3 अफ्रीकी देशों में वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ और 2 सरकारें भारत में, कारगिल और लेह। तो कुल मिला के मेरे 5 पति हैं। मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। आपने जो पुस्तक आज लिखी है, आपसे एक सच बोलना चाहता हूँ। जिस दिन ये हमला हुआ है, क्योंकि मैं अपने अफ्रीकन लीडर से ऑनलाइन बात कर रहा था, तो मुझे मेरे बेटे का न्यूयॉर्क से फ़ोन आया टाइम डिफरेंस करके कि डैड सब कुछ रोक दो, स्विच ऑन CNN। और फिर मैंने देखा वो इलाका जहाँ मैं 10 साल सर्विस की है मिडल ईस्ट एरिया में, किस प्रकार से इजराइल पर हमला हो रहा था। आप लोग सब भारत की संतान हैं। सर, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ और विशाल जी से भी, उस दिन 7 अक्टूबर को हम सब यहूदी थे, उस दिन हम सब इजरायली थे। इस प्रकार का हमला, इस प्रकार की बदतमीजी, बदसलूकी औरतों के साथ कोई इंसान नहीं कर सकता। उनको इंसान तो हम कहते भी नहीं है, जानवर भी नहीं थे वो लोग जो हमने देखा। और फिर आप वहां गए, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स एक तरफ देते थे और कुछ, एक कतार में भी न्यूज़ चैनल है, आप जानते हैं कौन सा, वो दूसरी तरफ की चीज़ें बताता था कि इजराइल बदमाश है, चोर है, डाकू है, गुंडा है। दूसरी तरफ से और कुछ मिलता था, लेकिन आप सच बयान करते थे। सो जितनी डिबेट्स में हमने भाग लिया, मैं आपकी रिपोर्टिंग पर पूरी तरह से विश्वास करता था, क्योंकि आपने साबित कर दिया जो भारत की मोटो है, सत्यमेव जयते, हमेशा सच्चाई। और ताली बजा दो, इनकी अच्छी बात बोली उन्होंने। आपने उसको साबित किया दैट न्यूज़ इज सेक्रेड। अंग्रेजी में कहते हैं न्यूज़ इज सेक्रेड, कमेंट इज फ्री। आप उसका जो मर्जी एनालिसिस करिए, लेकिन समाचार के साथ मत खेलिएगा। फाइनली विशाल जी, बहुत सी और किताबें आप लिखिएगा, आप उन्हें प्रकाशित करिएगा। अजय जी आप आइए, आप सब आइए, उनको पढ़ेंगे। मैं धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंध रखता हूँ। हम लोग, एक चीज़ भगवान बुद्ध ने बताई थी, अपने आप से झूठ मत बोलो, ना किसी और से। तो जाते हुए 2 अपनी और सच्चाइयाँ बयान कर देता हूँ। मेरी उम्र 73 साल की है और मैं अभी भी बहुत हैंडसम हूँ। तो आप जो अगली पुस्तक लिखेंगे मुझे बुलाइए, आई विल कम। आई हैव लर्नड, आपने मुझे सिखाया है। 51 साल हो गए कूटनीति में, लेकिन आपसे सीखा। और प्रणय उपाध्याय साहब भी मैंने देखा यहाँ बैठे थे अभी। इफ ही इज स्टिल हियर, ही इज वन ऑफ आवर बेस्ट। खड़े होइए जरा, आपको देखना चाहता हूँ अच्छी तरह से, ये देखिए, वन ऑफ द बेस्ट। और आपका चैनल तो खैर बेमिसाल है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने आज इतिहास लिखा है, थैंक यू। और सदियों तक हम उसको पढ़ते रहेंगे जाते वक्त, क्योंकि मैं तब से आज तक यहूदी हूँ। पिज़्ज़ाखम ले इज़राइल, विक्ट्री इज़राइल की होगी, उन लोगों की होगी जो आतंक से लड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। चाय शब्द बोल दीजिए सर, क्या बोल, चाय आई आई।
आदरणीय अजीत जी से हम सब परिचित हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनेक मीडिया समूहों से बहुत निकट का उनका संपर्क रहा है, संबद्धता रही है। आप भारत के माननीय राष्ट्रपति के प्रेस सचिव हैं और स्वयं एक चिंतक, विचारक, लेखक भी हैं। गत वर्ष प्रकाशित उनकी पुस्तक नई भाजपा के शिल्पकार में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली, कर्तृत्व को रेखांकित किया। बहुत विभाग विवेचना की है उस पुस्तक की। मैं आग्रह करता हूँ भाई साहब हमें कुछ दो शब्द कहें। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी। अनुराग जी और हैंडसम एम्बेसडर दीपक बोहरा जी के बोलने के बाद बाकी कुछ बचता नहीं है बोलने को। लेकिन अभी मैं जब सुन रहा था और विशाल का जब एक्सपीरियंस, तो मुझे याद आया कि 1999 में कारगिल वॉर के दौरान मैं भी गया था रिपोर्टर के तौर पे। और वॉर रिपोर्ट करना पिक्चरों में बड़ा आपको लगता होगा कि बहुत अच्छा है, फैसिनेटिंग है, लेकिन वॉर की रिपोर्टिंग बहुत ख़राब होती है। ह्यूमन ट्रेजेडीज़ जो होती हैं उस समय जो दिखाई देती हैं वो बहुत ख़राब होती हैं। तो किसी रिपोर्टर के जीवन में वॉर रिपोर्ट करना हमें लगता है कि बहुत एक अच्छा अनुभव नहीं होता है। वो दूर से लगता है, जो बाहर के लोग देखते हैं उनको लगता है कि साहब वॉर में आप वॉर जोन में गए थे, पर असली वॉर की जो त्रासदी होती है वो बहुत ख़राब होती है। तो हम तो वो देख के बहुत दुखी हुए थे। उसका सिर्फ एक किस्सा हमें याद है। मैं जा रहा था और रात में एक होटल था जिसमें हम लोग सोए हुए थे और वहाँ से पाकिस्तान के साइड से शेल्स आते थे, तो सूं से आवाज़ होती थी और फिर थोड़ी देर में फिर एक धमाका होता था, तो लगता था कि हो गया, शेल वहाँ पे आ गया। पूरे रात हम लोग सोए नहीं। सुबह हमने किसी आर्मी वाले से पूछा कि अच्छा ये बताइए कि ये शेल जो आ रहा है ये हम आवाज़ सुन रहे हैं, लेकिन इससे सेव कैसे कर सकते हैं? कहते नहीं, अगर आपने आवाज़ सुन ली तो आप सेफ हैं। तो हमने कहा कि मतलब अगर आवाज़ नहीं सुनी? तो कहते आवाज़ नहीं सुनी तो आप गए। तो ये इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। मतलब आपको अपने बारे में भी पता नहीं है कि शेल कब आपके ऊपर गिरेगा। तो उस बीच में विशाल का जाना और वहाँ पे रिपोर्टिंग करना, आप सब लोग को हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो 4 दिन का था। ये तो ज़्यादा दिन रहे हैं। तो इस उम्र में, और शायद मेरी उम्र इनसे तब थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी या इतनी ही होगी, और उस समय जब हम गए थे तो बहुत ही मुश्किल हुआ था। विशाल ने इतना काम किया है तो इसको तारीफ़ करनी चाहिए। और बुक तो अभी हमने थोड़ी सी देखी, देख के बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद इन्हें। और आप लोग सुनने आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। सचमुच हम आह्लादित हैं, उल्लसित हैं कि आप लोग आए। विशाल जी ने बहुत परिश्रम करके ये पुस्तक लिखी और मैं रजनीश जी का विशेष साधुवाद करना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से अपने सहकर्मियों का प्रोत्साहन करते हैं। इसलिए आपका भी, अभय जी भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत, क्योंकि बिना आपके प्रोत्साहन के ये हो आते, ये वहाँ पे रिपोर्टिंग करके आ जाते, पर पुस्तक लिखने का जो आपने एक उनको एक अवसर दिया, प्रोत्साहित किया, उसके लिए आपका भी अभिनंदन। अनुराग जी बहुत शॉर्ट नोटिस पर भी हमारा सम्मान रखने के लिए आ गए और अगले कार्यक्रम में वो कमिटेड थे, वहाँ जाना ही था उनको। उनके प्रति भी आभार। आदरणीय एम्बेसडर दीपक बोहरा जी के प्रति आभार। हमने उनके कर्तृत्व को देखा है, जाना है, हम शुभकामनाएं देते हैं उनको। आदरणीय अजय जी भाई साहब सदा एक अभिभावक के नाते हमको स्नेह देते हैं, उनका भी आभार। यहाँ आप सब पधारे हुए समाजधर्मी, जनप्रतिनिधि, लेखक, पत्रकार, आप सबका भी हृदय से आभार, अभिनंदन, वंदन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभी अधिकारियों का भी आभार, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था दी।
कार्यक्रम हम यहाँ समाप्त करते हैं। बाहर जलपान की व्यवस्था है, 2-4 मिनट लगेंगे। आप कृपया जलपान करके यहाँ से प्रस्थान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।